Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about aplastic anemia. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम aplastic anemia के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बट बिफोर नोइंग दैट, लेट अस टॉक अबाउट दैट व्हाट इज एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? देखिए, एनीमिया क्या होता है जब हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट या फिर आरबीसी का जो अमाउंट है वो अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। दैट थिंग इज नोन एज एनीमिया। ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। वन ऑफ देम इज aplastic anemia. Okay guys, so let us discuss about that. So a disease in which the bone marrow does not produce enough blood cells is known as aplastic anemia. aplastic anemia क्या होता है कि ये एक ऐसी डिजीज है, ये एक ऐसा अनीमिया है जिसके अंदर जो बोन मैरो है वो इनफ ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करती है। अब हम सबको पता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बोन मैरो, ठीक है। अब यहीं से हमको रेड ब्लड सेल भी मिलते हैं, यहीं से हमको व्हाइट ब्लड सेल भी मिलते हैं, प्लेटलेट भी यहीं से मिलता है बोन मैरो में, ठीक है। लेकिन अगर इस बोन मैरो में ही कोई डिफेक्ट आ गया तो ये इन सेल्स को नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, जिसे हम aplastic एनीमिया के नाम से जानते हैं। अगेन अगर बोन मैरो के बारे में बात करें तो जो बोन मैरो होती है वो रेड कलर की होती है, स्पॉन्जी होती है, स्पॉन्जी मटेरियल होता है। और ये रेड बोन मैरो होती कहाँ है? बोन जो होता है उसके एंड्स में, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, राइट, जो लॉन्ग बोन्स होती है उसके एंड में ये प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लॉन्ग बोन, इसके जो एंड्स होता है यहाँ पर ये प्रोड्यूस होती है, राइट। सो दिस इज अ योर बोन मैरो के बारे में। इस आगे बात करें, aplastic एनीमिया के बारे में बात करें, aplastic एनीमिया इज एन ऑटोइम्यून ब्लड डिसीज। aplastic एनीमिया जो होता है वो ऑटोइम्यून ब्लड डिसीज है। इसके ज्यादातर कॉज नहीं पता है, काफी बार ये ऑटोइम्यून डिसीज ऑटोइम्यूनिटी की वजह से ही होता है। ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है कि जब खुद की इम्यूनिटी ही खुद के लिए घातक साबित होने लग जाए, खुद के सेल्स ही मारना शुरू कर दे, दैट इज नोन एज ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है। अब क्या है? विच इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स इन बोन मैरो बाय योर इम्यून सिस्टम। उसके देखिए क्या है, जो बोन मैरो है क्या करती है, जो बोन मैरो है वो स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसको हम पेरेंटल स्टेम सेल भी कहते हैं या फिर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल भी कहते हैं। ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट को बनाते हैं, ठीक है। जब बोन मैरो में डिफेक्ट आता है तो ये स्टेम सेल्स नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, जिसकी वजह से जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाते हैं। ये स्टेम सेल्स काफी बार खुद के ही खिलाफ हो जाते हैं, जिसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के नाम से जान रहे हैं। जो स्टेम सेल्स होते हैं नॉर्मली ये क्या करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट को बनाते हैं, डेवलप करते हैं। 3 टाइप के ये ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट, राइट। aplastic एनीमिया के बारे में और बात करें, aplastic एनीमिया कैन बी मॉडरेट, सीवियर और वेरी डेंजरस, वेरी सीवियर। ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। क्यों है? क्योंकि ब्लड सेल्स नहीं बना रहा है। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है देखेंगे। विथ प्रॉम्प्ट एंड प्रॉपर केयर मोस्ट पीपल हु हैव aplastic anemia कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड आइदर विद मेडिकल थेरेपी और विद बोन मैरो ट्रांसप्लांट। देखिए, अगर केयर एंड मेंटेनेंस के साथ चलेंगे तो जो पेशेंट है बहुत सारे, उनको प्रॉपर प्योरली पूरी तरीके से क्योर किया गया है, बचाया जा सकता है। 2 तरीके से बचाया जा सकता है aplastic एनीमिया में, कि उनको उनको क्या है कि मेडिकल थेरेपी से बचाया जा सकता है या फिर उनके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सके। द ओनली ट्रू क्योर फॉर aplastic एनीमिया इज अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बेसिकली अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल्दो मैनी पेशेंट्स कैन अचीव रिमिशन विद नॉन ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट्स, ठीक है, लेकिन काफी सारे पेशेंट बिना इसके भी ठीक हो जाते हैं मेडिकेशन के जरिए। देखिए, नॉर्मली क्या है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारा बोन मैरो है, वो इस तरीके से हमें रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट भरपूर मात्रा में देते हैं। लेकिन जब aplastic एनीमिया होता है तो जो हमारी बोन मैरो होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, खराब हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो हेल्दी इनफ रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को जनरेट नहीं कर पाती है, ठीक है। इट इज अ कंडीशन विच लीव्स यू फटीग, जिसकी वजह से आप थके थके महसूस करना शुरू कर देते हैं, एंड मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं। अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो प्लेटलेट है वो बहुत कम बन रहे हैं। जो प्लेटलेट होते हैं वो क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो अगर प्लेटलेट भी कम बन रहे हैं तो ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो सकती है।
अ रेयर एंड सीरियस कंडीशन, ये बहुत वैसे तो कम पाया जाता है, लेकिन अगर पाया जाता है तो बहुत सीरियस कंडीशन है ये। एप्लास्टिक एनीमिया कैन डेवलप एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में पाई जा रही है या ओल्ड एज में पाई जा रही है, अडल्ट्स में पाई जा रही है, किसी भी एज में हो सकती है। इट कैन अकर सडनली, कभी भी हो सकती है, और इट कैन कम ऑन स्लोली एंड वर्सन ओवर टाइम, ठीक है, धीरे धीरे हो सकती है और एकदम से घातक भी साबित हो जाती है, ठीक है। माइल्ड भी हो सकती है, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है, या सीवियर कंडीशन तक भी ले जा सकती है पेशेंट को, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ट्रीटमेंट फॉर ए प्लास्टिक एनीमिया माइट इंक्लूड्स मेडिकेशन, आप इसमें मेडिकेशन ले सकते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें किया जा सकता है, या फिर स्टेम सेल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं। जो अगर नॉर्मल पीपल की बोन मैरो की अगर आप देखेंगे ना स्लाइड, तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी कि आपको भरपूर मात्रा में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट दिखेंगे। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसको एप्लास्टिक एनीमिया है, उसकी बोन मैरो की अगर आप स्लाइड देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट भरपूर मात्रा में नहीं दिख रहे हैं, उनकी कमी है स्लाइड के अंदर, ठीक है। क्या क्या कॉजेज हैं ये प्लास्टिक एनीमिया के? देखिए, अबाउट 100 केसेस में 75 केसेस तो परसेंट ऐसे केसेस हैं जो आइडियोपैथिक की वजह से होते हैं, बाकी के जो रीजन है वो नहीं पता लग रहे हैं, ठीक है। बाकी के रीजन और क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं, लेकिन 75% तो ऐसे ही हैं जो आइडियोपैथिक है। टॉक्सिन सच एज, कुछ टॉक्सिन्स है जिसके कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आता है तो उसको बहुत चांसेस हो जाते हैं कि उसको ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। सो देखिए, टॉक्सिन्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, आर्सेनिक हो गया, बेंजीन हो गया, रेडिएशन और कीमोथेरेपी जो होता है कैंसर के लिए जो यूज किया जाता है, उसके कांटेक्ट में अगर कोई आता है, उनको हो सकता है प्लास्टिक एनीमिया। सो जो भी इनके लिए काम कर रहे हैं, रेडिएशन में काम करते हैं, कीमोथेरेपी पे, उनको बोला जाता है कि उनकी प्रॉपर किट आती है, उनको वो वियर कर रही है, करना है, ध्यान रखना है, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो। ट्रीटमेंट्स फॉर अदर ऑटोइम्यून डिजीज, देखिए अदर ऑटोइम्यून डिजीज के लिए ट्रीटमेंट्स जिनको दिए जाते हैं, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, लिपस जिसको एसएलई बोलते हैं, ठीक है, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस, सो इसमें डब्ल्यूबीसी में प्रॉब्लम आता है। तो इनकी जब मेडिसिन दी जाती है, काफी बार इतनी ब्लड बोन मैरो में दिक्कत आ जाती है कि फिर वो एप्लास्टिक एनीमिया में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी में काफी बार एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, क्योंकि लेकिन समटाइम्स दिस टाइप ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इम्प्रूव्स ऑन इट्स ओन आफ्टर द वुमन गिव्स बर्थ, लेकिन काफी बार एप्लास्टिक एनीमिया बिल्कुल ठीक भी हो जाता है जैसे जो वुमन है बच्चे को बर्थ देती है, उसके बाद डिलीवर करती है। इन्फेक्शियस डिजीजेस, कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया कॉज हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, एप्स्टन बार वायरस हो गया, साइटोमेगेलो वायरस हो गया, पर्वो वायरस हो गया, B19 और HIV हो गया। इन केसेस में एप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। कैंसर फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, कैन स्प्रेड टू द बोन मैरो एंड कॉज एप्लास्टिक एनीमिया। अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में कैंसर है, और हम सबको पता है जो कैंसरस सेल होते हैं इमेच्योर सेल्स होते हैं, दे हैव नो सेंस, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें कहाँ रहना है, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गन में, किसी भी वाइटल ऑर्गन में कहीं पर भी जाकर इन्वेड हो सकते हैं, ग्रोथ पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर मान के चलिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन में कैंसर है, वहां से जो कैंसरस सेल है वो निकल कर क्या किया, उन्होंने बोन मैरो में इन्वेड कर गए, और वहां पर जाकर वहां पर उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। सिम्टम्स आप देखिए, नॉर्मली दिख रहा है, ब्रूजिंग का बहुत बड़ा सिम्टम है, और ये एक ऐसा एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें ब्रूजिंग दिखता है, ठीक है, बाकी एनीमिया में ब्रूजिंग नहीं दिखता है। सो एप्लास्टिक एनीमिया कैन हैव नो सिम्टम्स, इसके कुछ सिम्टम्स भी नहीं हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। देखिए, फटीग सारे एनीमिया में होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सारे एनीमिया में होता है, हार्ट रेट रेगुलर और इरेगुलर, रैपिड हो जाता है और इरेगुलर हो जाता है, क्योंकि आरबीसी कम है, ठीक है, आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, हार्ट के ऊपर लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो हार्ट ज्यादा पंप करना शुरू कर देगा ताकि सभी वाइटल ऑर्गन्स को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। इस वजह से उसका जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाएगा, और काफी बार लार्ज भी हो जाता है ज्यादा एनीमिया कंडीशन में। पेल स्किन हो जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, अनएक्सप्लेन्ड एंड इजी ब्रूशिंग हो जाती है, ठीक है, बिना किसी कारण के पता नहीं लगता कि ये ब्रूजिंग, ये निशान कैसे आ गया, ठीक है। नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है, गम्स में से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, कहीं पे कट लगा वहां से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, स्किन के ऊपर रैशेस बहुत आराम से हो जाते हैं, डिजीनेस हो रही है, चक्कर आते हैं, ठीक है, हेडेक होता है, फीवर होता है, उसकी वजह से ये थोड़े सिम्टम्स हैं जो कि ए प्लास्टिक एनीमिया में आते हैं। मेन तो इसका ब्रूजिंग ही है, ठीक है। ए प्लास्टिक एनीमिया कैन बी शॉर्ट लाइफ, ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया बहुत कम समय के लिए भी हो सकता है,
क्रॉनिक भी हो सकता है, यहाँ तक कि ये सीवियर भी हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसको बचाने का तरीका वही है कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लें, मेडिकेशन टाइम से हो जाए। कॉजेज देखिए क्या क्या होते हैं ये प्लास्टिक एनीमिया के। स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। हमें पता है कि जो बोन मैरो है उसके अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से ब्लड सेल को करते हैं? रेड ब्लड सेल को, व्हाइट ब्लड सेल को, ब्लड प्लेटलेट्स को। इन एप्लास्टिक एनीमिया स्टेम सेल्स आर डैमेज्ड, जो स्टेम सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द बोन मैरो इज आइदर एम्प्टी, जिसकी वजह से या तो बोन मैरो बिल्कुल खाली हो जाएगी जिसको एप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है, और कंटेन फ्यू ब्लड सेल्स, या फिर बहुत कम उसके अंदर ब्लड सेल्स हो जाएंगे, जिस कंडीशन को हाइपोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। उसके बाद द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया इज फ्रॉम योर इम्यून सिस्टम अटैकिंग द स्टेम सेल्स इन योर बोन मैरो। मोस्टली तो कॉमन यही है कि ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, मतलब कि जो स्टेम सेल्स है वो खुद ही अपने आप को किल करना शुरू कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, तो वो बोन मैरो में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जिसकी वजह से आरबीसी जनरेट नहीं होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं बन पाते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते, बन ही नहीं पाते वैसे। उसके बाद अदर फैक्टर्स क्या क्या है देखिए बोन मैरो के, और जो कि अफेक्ट करते हैं ब्लड सेल प्रोडक्शन को। सबसे पहला रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट कर सकता है। वाइल दीज कैंसर फाइटिंग थेरेपीज किल कैंसर सेल्स, हमें पता है कि रेडिएशन जो है और ये जो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स है ये क्या करते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं ना उनको किल करते हैं, उससे फाइट करते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो डैमेज हेल्दी सेल्स, लेकिन ये हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टेम सेल्स इन बोन मैरो। वो हेल्दी सेल कौन से हो सकते हैं कि बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स है उनको भी डैमेज कर सकते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया कैन बी अ टेम्पररी साइड इफेक्ट और अदर और ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स। जो ये प्लास्टिक एनीमिया है रेडिएशन से, कीमोथेरेपी से, ये एक साइड इफेक्ट के रूप में माना गया है कि बहुत कम समय के लिए भी हो सकता है और कुछ कुछ टाइम बाद अपने आप भी ठीक हो जाता है। देन दूसरा रीजन है कि एक्सपोजर टू टॉक्सिन केमिकल्स, टॉक्सिक जहरीले केमिकल्स के का एक्सपोजर हो गया है, जैसे कि टॉक्सिक केमिकल्स सच एज सम यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बेंजीन, ऐसे केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। ऐसे इंग्रेडिएंट जिनके अंदर गैसोलीन है हैव बीन लिंक्ड टू ए प्लास्टिक एनीमिया, ये सारे जो केमिकल्स है ये प्लास्टिक एनीमिया से लिंक्ड है। दिस टाइप ऑफ एनीमिया माइट इम्प्रूव इफ यू अवॉइड रिपीटेड एक्सपोजर, ठीक है। ये टाइप का एनीमिया आप प्रिवेंट कर सकते हो, कर सकते हो, कब कर सकते हो? इन केमिकल्स के एक्सपोजर इनके कांटेक्ट में कम आओ तो, ठीक है। कुछ ड्रग्स भी है जिसकी वजह से होता है, जैसे कि कुछ मेडिकेशंस होती है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीट करने वाली मेडिकेशंस होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जिसकी वजह से ये प्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में देखिए एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच योर इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी सेल्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे हेल्दी सेल्स जैसे कि स्टेम सेल्स उनको अटैक करना शुरू कर देता है। वायरल इन्फेक्शन में क्या क्या हो गया, जो वायरल इन्फेक्शन है वो क्या करता है, बोन मैरो को अफेक्ट करना शुरू करता है जिसकी वजह से ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। वो वायरस कौन कौन से हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, एस एप्स्टर बार हो गया, साइटोमेगलो वायरस हो गया, परवो वायरस हो गया, B19, HIV, ठीक है। प्रेगनेंसी में ऐसा हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी में है उसका इम्यून सिस्टम, प्रेग्नेंट वुमन का इम्यून सिस्टम ही खुद को अटैक करना शुरू कर रहा है जिसकी वजह से बोन मैरो में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन काफी बार देखा भी गया है कि बच्चे को जन्म देने के बाद, डिलीवर करने के बाद ये अपने आप करेक्ट भी हो गया है। अननोन फैक्टर्स भी हैं जिसमें आइडोपैथी माना गया है जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। उसके बाद रेयर डिसऑर्डर्स भी है जिसकी वजह से प्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। Some people with aplastic anemia also have a rare disorder known as paroxysmal noctular hemoglobinuria, ठीक है। इस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलता है प्लास्टिक एनीमिया विच कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू ब्रेक डाउन टू सून। ये जो हीमोग्लोबिनूरिया वाली प्रॉब्लम है इसमें क्या है ना, जो रेड ब्लड सेल्स होता है अपने ही टाइम से पहले मरना शुरू कर देते हैं। दिस कंडीशन कैन लीड टू ए प्लास्टिक एनीमिया, इसकी वजह से ए प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन अराइज होती है, ठीक है। उसके बाद फेनकोनीज अनीमिया, ये जो फेनकोनीज अनीमिया होता है इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। सो फेनकोनी एनीमिया जो है बहुत रेयर होता है, ये इनहेरिटेड डिजीज है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। चिल्ड्रन बॉर्न विद इट टेंड टू बी स्मॉलर देन एवरेज, ठीक है, बहुत मतलब कि जो चिल्ड्रन है उसका ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, एंड हैव बर्थ डिफेक्ट, उसके पास बर्थ डिफेक्ट होते हैं जैसे कि अंडर डेवलप्ड लिम्स, उसके लिम्स डेवलप नहीं हो पाते हैं अच्छे से। द डिजीज इज डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट, इस डिजीज को ब्लड टेस्ट के जरिए हम डायग्नोस कर सकते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया के लिए डायग्नोसिस के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट करोगे तो तीनों ही सेल कम दिखेंगे, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी भी
एंड ब्लड प्लेटलेट, ये तीनों ही कम दिखेंगे आपको। लो रेटिकुलोसाइट काउंट मिलेगा, ठीक है। बोन मैरो बायोप्सी करोगे तो मैंने आपको पिक्चर शो की थी, ठीक है, वो कंडीशन दिखेगी। वायरल स्टडी, वायरस की स्टडी कर सकते हो आप इसमें। ट्रीटमेंट के लिए आपको देख क्या कर सकते हो आप, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जा सकती है, जिसमें हम एटीजी, एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन दिया जा सकता है, साइक्लोस्पोरिन दिया जा सकता है, मिथाइल पेनिसोलिन दिया जा सकता है। बोन मैरो या फिर स्टेम सेल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है इसमें। मेडिकेशन दैट स्टिमुलेट ब्लड प्रोडक्शन, ऐसी मेडिकेशन जो कि ब्लड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं वो हम दे सकते हैं, जैसे इरिथ्रोपोएटिन एनालॉगस। इरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन होता है जो कि ब्लड प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, वो दिया जा सकता है, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, ताकि ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुल्स वाले सेल्स बन सकें। थ्रोम्बोपोटिन दिया जा सकता है प्लेटलेट्स के लिए, ठीक है। कॉर्टिस्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। कैंसर को मॉनिटर करते रहना चाहिए साथ साथ के साथ, ठीक है। तो ये है प्लास्टिक एनीमिया के बारे में गाइस। हमने देखा कि व्हाट इज ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, उसकी कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर पे कौन कौन होते हैं, साइन और सिम्टम्स क्या क्या है इसके, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। सो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में डिटेल स्टडी ली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को फ्रेंड्स, कलीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ। कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।